हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? तो बढ़िया। तो एक बार फिर से वेलकम बैक, राइट इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। लाइफ प्रोसेसेस हम लोगों ने खत्म कर लिया, देख लिया अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, अ वेरी वेरी क्रूशियल चैप्टर। ठीक है, क्लास 10th में बायो में जो भी पढ़ना है तो उसमें कई चीजें ऐसी है ना जिसके बारे में आपको पहले से पता हो। लाइफ प्रोसेस में जितनी भी चीजें पढ़ी उसमें बहुत कम बातें हैं जो कि आपने एकदम नहीं जानी, राइट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वगैरह में भी जो पढ़ोगे उसमें से अगर प्लांट हार्मोन्स को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी बातें पहले से ही पता है, उतना ज्यादा अच्छे से नहीं, पर पहले से उनका आइडिया रहता है। ये एक चैप्टर है विच इज गोइंग टू बी कंप्लीटली फ्रेश एंड न्यू फॉर यू पीपल। ठीक है, कंप्लीटली न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम। ठीक है, नया है और बहुत मजेदार है। ठीक है, जरूरत किस चीज की है? वही ध्यान देने की। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं ना, उसे हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स। बायोलॉजी में बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, राइट। तो ऐसे हम लोग इस चैप्टर को बॉटनी में ही पढ़ते हैं और उसमें भी जेनेटिक, जो जेनेटिक्स जो ब्रांच है उसमें ये चैप्टर आता है। क्यों? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स जीन्स, जीन्स डीएनए सब कुछ। देखते हैं अभी इस वीडियो में, जो पहला वीडियो होने वाला है इस चैप्टर के लिए, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। ठीक है, बेसिक बेसिक बात है। हमारा जो मेन ध्यान है, जो मेन टॉपिक है जो इस वीडियो में मैं समझाना चाहूंगा, दीज आर वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होते हैं, कैसे आते हैं, जेनेटिक वेरिएशन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सिंपल सिंपल टर्म्स है, सिंपल सिंपल बातें हैं जो कि पहले से पता होंगी तो ये चैप्टर एकदम फटफट समझ में आएगा। जैसे वेरिएशंस, ये तो हमारा अल्टीमेट गोल है इस चैप्टर के लिए, तो समझना ही है, राइट। वेरिएशन तो समझना ही है। क्रोमोजोम्स, अ वेरी सिंपल टर्म। अलील्स, ये देखते हैं हम लोग क्या होता है, अलील्स एंड ट्रेट्स। ये सारे टर्म्स समझो इस चैप्टर के लिए ABCD है। अगर ये पता रहेगा तब भी आगे की बातें अच्छे से समझ में आएंगी, राइट। तो वेरिएशंस पे थोड़ा बाद में आते हैं, सबसे पहले क्रोमोजोम समझते हैं। क्रोमोजोम्स क्या होता है? ये सेल है, राइट। तीन मिनिमम चीजें होनी चाहिए एक सेल में, तभी उसको सेल कहा जाएगा। ठीक है, तीन मिनिमम चीजें क्या क्या? पहला, ये सेल मेम्ब्रेन, राइट, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, साइटोप्लाज्म। थर्ड, न्यूक्लियस। ये तीन चीजें अगर प्रॉपरली है किसी सेल, राइट, तो उससे हम लोग सेल कह सकते हैं। अगर इन तीनों में कुछ प्रॉब्लम है तो वो कंप्लीट सेल तो नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे कंप्लीट सेल कहना सही नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल वायरसेज, वायरसेज आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। उन्हें हम लोग सेलुलर नहीं मान सकते, ना उनके पास प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन है, ना ही न्यूक्लियस है, ना ही साइटोप्लाज्म, राइट। अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास न्यूक्लियस नहीं, राइट। मतलब मेम्ब्रेन्ड न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड है उनके पास। ठीक है, बट ठीक है, एज ए सेल मान रहे हैं हम लोग। यूकैरियोट्स में जैसे आरबीसीज हो गया, रेड ब्लड सेल्स, सीव ट्यूब के जो सेल्स होते हैं उनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है आरबीसी के पास, राइबोसोम्स नहीं, राइट। तो क्या वो सेल नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे, बट क्या वो कंप्लीट सेल है, एकदम आइडियल सेल है? बिल्कुल नहीं, राइट। उन्हें हम लोग एक्सेप्शंस टू सेल थियरी के अंडर पढ़ते हैं, देयर एक्सेप्शंस टू सेल थियरी। तो एक आइडियल सेल में ये तीन चीजें कम से कम मिलनी चाहिए, बाकी चीजें बाद में। तो ये न्यूक्लियस एग्जैक्टली है क्या? न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, राइट। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? ये वो मटेरियल है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होने वाला है, राइट। मटेरियल विच ट्रांसफर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर होगा उसे ही हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, राइट। सब कुछ ट्रांसफर नहीं होता ना पेरेंट्स से बच्चों में, सेल मेम्ब्रेन वगैरह साइटोप्लाज्म तो नहीं ट्रांसफर होता,
जाइगोट वगैरह बनता है तो। लेकिन एक चीज जो कि ट्रांसफर होना तय है, उसी के वजह से जो जाइगोट होगा, जो बेबी होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसका बॉडी शेप लेगा, बनेगा, वो उसका जेनेटिक मटेरियल। राइट, अब जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट क्या होता है, हम प्रेजेंट होता है हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल। राइट, क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन क्यों? क्योंकि ये कलरफुल मटेरियल था, जब पहली बार इसे देखा गया था तो कुछ कलरफुल सा दिख रहा था, उस समय उतना अच्छे से पता नहीं चला लोगों को कि वो क्या है, बट इट वाज लुकिंग कलरफुल, इसलिए नाम पड़ गया क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल या फाइबर्स जो भी बोलो। नॉर्मली क्या होता है ना कि जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये बहुत इरेगुलर सा फॉर्म में रहता है, उलझा पुलझा हुआ थ्रेड जैसा, फाइबर्स जैसा फॉर्म में रहेगा। धागा उलझ जाता है तो कैसा लगेगा, वैसा ही रहता है। बट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, राइट, जब सेल डिवीजन का समय आएगा, उस समय क्या होगा? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करने की बारी है, सेल डिवाइड होता है माइटोसिस के थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू होता है। तो होना क्या है, सेल डिवीजन में एक स्टेप होता है कार्योकाइनेसिस। कार्यो, KARYO, कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन का मतलब क्या? जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन। जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होगा ना डॉटर सेल्स में, तो वी हैव टू मेक श्योर कि दोनों डॉटर सेल्स के पास इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जाए। अगर माइटोसिस हो रहा है तो भी इक्वल अमाउंट जाएगा, मियोसिस होगा तो भी इक्वल अमाउंट जाएगा। राइट, दोनों डॉटर सेल्स के पास तो इक्वल अमाउंट ऑफ मटेरियल ही जाएगा। राइट, तो ये इंश्योर कैसे करोगे? अगर ये उसी फॉर्म में रहे जिस फॉर्म में रहे, तो हो सकता है किसी में ज्यादा ज्यादा चला जाए, किसी में कम चला जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है कि क्रोमैटिन मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जाता है क्रोमोजोम्स में। इसमें क्रोमोजोम्स में, राइट। क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होता है। कंडेंस का मतलब वो जो उलझा पुलझा वो थ्रेड टाइप का था ना, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होने लगता है, जिन्हें हम लोग क्रोमोजोम्स बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? नॉर्मली नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, ये इसके 4 लिम्स होते हैं, सेंटर में एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इस प्रोटीन का नाम होता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, ठीक है। और ये क्रोमैटिड्स हैं, इसी के अंदर डीएनए मिलेगा। ठीक है, डीएनए क्या है? वही जो जिससे क्रोमैटिन मटेरियल बना है, वो जो जिस थ्रेड की बात कर रहे हैं वो डीएनए ही है। ठीक है, तो डीएनए ही क्या हुआ कि बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में, बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ऐसे शेप के स्ट्रक्चर्स में अरेंज हो गया। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्रोमोजोम्स बोल रहे हैं। अगर ये एक ह्यूमन डाइप्लॉइड सेल है, ह्यूमन डाइप्लॉइड सेल मतलब नॉर्मल सेल जिसके पास 2n सेट ऑफ क्रोमोजोम्स है, डाइप्लॉइड। राइट, डाइप्लॉइड। और दूसरा चीज होता है हैप्लॉइड। राइट, डाइप्लॉइड को हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और हैप्लॉइड को सिंगल n से। डाइप्लॉइड का मतलब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम्स है, और हैप्लॉइड का मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स है। ठीक है, तो अगर ये डाइप्लॉइड है और ह्यूमन सेल, अगर ह्यूमन सेल है तब तब होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स। राइट, और अगर हैप्लॉइड तो सिर्फ 23 क्रोमोजोम। अगर ह्यूमन सेल है तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का, स्पीसीज का सेल है, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स अलग होगा, जो कि उस स्पीसीज के लिए यूनिक होगा। आई बात समझ में? मतलब ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स मिल रहे हैं, तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए एक यूनिक फीचर है। ठीक है, किसी दूसरे स्पीसीज में 23 पेयर्स नहीं मिलेगा, उसमें दूसरे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पाए जाएंगे, जो उस स्पीसीज के लिए यूनिक नंबर होगा। ठीक है, तो जब माइटोसिस होता है, यानी कि सेल ग्रोथ या रिपेयर के लिए डिवाइड करता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कांस्टेंट रह जाते हैं। पेरेंट सेल में जितना क्रोमोजोम था, डॉटर सेल में भी उतना ही क्रोमोजोम आता है। यानी ह्यूमन के केस में पेरेंट सेल के भी पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, डॉटर सेल के पास भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम इन केस ऑफ माइटोसिस। लेकिन जब फॉर्मेशन होना होता है गैमेट्स का, राइट, गैमेट्स, तब बनता है, तब होता है मेयोसिस, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हाफ हो जाते हैं, 23 पेयर से सिर्फ 23 हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ताकि दो गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जब वो वापस फ्यूज करें तो 23 + 23 मिलकर वापस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाए। राइट, अगर ऐसा नहीं होगा तब तो फिर वापस 46 + 46 92 हो जाएगा ना, जबकि ह्यूमन सेल में होना चाहिए 23 पेयर्स, ही 46 ही। राइट, तो वापस 46 ही हो जाए,
इसके लिए जरूरी है कि पहले ही हाफ कर दिया जाता है, ताकि जब वो गैमेट्स फ्यूज करे तो वापस वो नंबर रीस्टोर हो जाए। क्लियर है बात? तो ये क्रोमोजोम्स की बात हो गई, ठीक है, ये क्रोमोजोम्स है, इसी में डीएनए। अब ऐसे 46 क्रोमोजोम्स है ना, तो बड़ा आसान है, 23 एक में भेज दिया, बाकी 23 एक में भेज दिया, राइट। इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन होना इससे आसान हो जाता है। तो जिस समय सेल डिवाइड करता है उस समय क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि एक उलझा पुलझा हुआ टाइप का स्ट्रक्चर था, जो वो कंडेंस हो जाता है और ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, नोन एज क्रोमोजोम्स। यही जेनेटिक मटेरियल है जो कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होने वाला है और इंफॉर्मेशन लेकर जाने वाला है। सारा इंफॉर्मेशन की बॉडी कैसा बनेगा, सारा इंफॉर्मेशन डीएनए में ही तो है ना। यही है, इतनी ही सारी बातें क्रोमोजोम्स की। क्लियर है? गुड। अब देखते हैं कि अब रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, राइट। एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है। अगर स्ट्रिक्टली बोला जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट अबाउट सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अबाउट फर्टिलाइजेशन नॉट हैपनिंग, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको नहीं बोलेंगे जिसमें कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है ना। स्ट्रिक्टली इसका डेफिनेशन ये है कि जिसमें फर्टिलाइजेशन ना हो, जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन ना हो, ठीक है, उसी को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल भी फीमेल भी, ठीक है। तो अगर वो गैमेट्स फर्टिलाइज हो जाए, सेल्फ फर्टिलाइज करने लगे, तो क्या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा? नहीं, वो सेक्सुअल ही कहलाएगा, क्योंकि पेरेंट एक ही है लेकिन गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब कि गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है, और सेक्सुअल का मतलब कि गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है ना। तो होता क्या है कि जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ गैमेट गैमेट का तो फ्यूजन होना नहीं है, सिंपली सेल डिवाइड कर जाएगा माइटोसिस से और प्रोसेस हो जाएगा। उसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दे आर क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स। बात समझ में आ रही है? देखो, ये सब हटा रहा हूं, ठीक है, चाहो तो नोट कर लो पॉज करके। मैं क्या बोल रहा हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब एक पेरेंट नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जिसमें फर्टिलाइजेशन ना हो, राइट, नो फर्टिलाइजेशन, ये इसका असली क्राइटेरिया है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स आर क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स, राइट। वो अपने पेरेंट्स के क्लोन्स होते हैं, है ना। मतलब जैसे उनके पेरेंट्स थे ठीक वैसे ही होंगे उनके ऑफस्प्रिंग्स, सिर्फ बाहर से देखने में नहीं, जेनेटिकली, मतलब उन जेनेटिक लेवल पर उनका जो डीएनए होगा वो अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली सेम होगा। अब जैसे आलू, आलू तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि जो पेरेंट आलू था उसका जो ऑफस्प्रिंग है वो एकदम एग्जैक्टली उसी साइज का होगा, उसी शेप का होगा, उसी कलर का होगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन अगर उनके जीन को स्टडी किया जाए, उनके जेनेटिक मटेरियल को स्टडी किया जाए, वो अपने पेरेंट्स से एकदम एग्जैक्टली सेम मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, मिक्सिंग ऑफ डीएनए होता नहीं, राइट। लेकिन अगर इसी के जगह पर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, राइट। भले ही सिंगल पेरेंट हो लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सो फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग थे वो क्लोन्स थे अपने पेरेंट्स के। इसमें जो होता है ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिफरेंट, राइट, दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इसमें क्लोन्स नहीं होते, इनमें कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, राइट। तो हेरेडिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हेरेडिटी तो समझ रहे हो ना, हेरेडिटी का मतलब, हेरेडिटी का मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना। हेरेडिटी का इतना ही मतलब, पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग में मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम लोग हेरेडिटी बोलते हैं। आदमी का
जो बच्चा होता है वो आदमी जैसा ही दिखता है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन पास आउट हुआ होगा ना कि 2 आंखें बनानी है, 1 नाक बनाना है, 2 कान बनाने हैं, ऐसा-ऐसा बॉडी बनाना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन पास हुआ, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरेडिटी, राइट? तो हेरेडिटी में क्या है, जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, तो उसमें 2 अलग-अलग इंडिविजुअल के गैमेट्स आकर फ्यूज हो रहे हैं, राइट? एक पेरेंट है, तो उसका सिर्फ आधा ही प्रॉपर्टी जा रहा है ना उसके ऑफस्प्रिंग में, बाकी आधा तो किसी और से आ रहा है। तो जो ऑफस्प्रिंग होने वाला है वो दोनों पेरेंट में से किसी का से भी सेम नहीं होने वाला है, राइट? एक मेल पेरेंट है, एक फीमेल पेरेंट है, आधी प्रॉपर्टीज मेल से आई, तो मेल से तो सेम नहीं ही हुआ क्योंकि उसका आधा ही आया, फीमेल से भी सेम नहीं हुए, राइट? क्योंकि उसके भी आधा ही आया, और जो ऑफस्प्रिंग रेडी हुआ वो दोनों का 50-50, ठीक है? तो वो दोनों में से किसी से मिलता जुलता नहीं, राइट? अब मिलता जुलता नहीं है का मतलब कि ऐसा नहीं कि एकदम कंप्लीटली अलग। आदमी का बच्चा है तो आदमी वाली बातें तो होंगी, जो नॉर्मल जो है बॉडी स्ट्रक्चर है, 2 हाथ 2 पैर, वो तो हो गए, राइट? लेकिन कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे, चेहरा अलग होगा, ठीक है? हो सकता है कि बाल का कलर अलग हो जाए, आंखों का जो प्यूपिल का जो कलर होता है वो अलग हो जाए, कुछ कुछ फीचर्स में कुछ वेरिएशन आ सकता है, राइट? तो समझ में आ रहा है क्या अंतर है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए एवोल्यूशन को थोड़ा सपोर्ट करता है, एसेक्सुअल उतने स्ट्रांगली नहीं करता है। अब ऑल्दो मैंने बोल दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग क्लोन्स होते हैं, ये बात एकदम सच है, लेकिन क्या ये बोलना सही होगा कि वेरिएशन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, एसेक्सुअल में नहीं होते हैं? गलत। वेरिएशंस दोनों में होते हैं, राइट? वेरिएशंस सेक्सुअल में भी होते हैं और एसेक्सुअल में भी होते हैं, ठीक है? इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इसमें चांसेस कम है, उसमें चांसेस बहुत ज्यादा है, उसमें होगा ही होगा, राइट? लेकिन इसमें भी होगा। अब इसमें कैसे हुआ समझते हैं। एक सेल है, वो डिवाइड किया, राइट? माइटोसिस के थ्रू डिवाइड किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो माइटोसिस ही करेगा। तो सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो बहुत, डीएनए में बहुत सारा जीन बीन है ना, मतलब मिलियंस में होते हैं अगर ह्यूमन बींग्स को कंसीडर करें तो। उतने सारे जीन्स में से हर एक सेल जब डिवाइड कर रहा है तो क्या होता होगा कि उस पूरे डीएनए का एक कॉपी रेडी होता है, राइट? एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर एक डीएनए है, राइट? पहले एक डीएनए था, जब सेल डिवाइड करने की बारी आई तो उस सेल क्या करेगा, उस डीएनए का एक कॉपी बनाएगा, उसके बाद ये सेल डिवाइड कर जाएगा, ठीक है? पूरे डीएनए का एक कॉपी रेडी किया गया, उस डीएनए में मिलियंस ऑफ जीन्स है, राइट? खुद सोचो, मिलियंस ऑफ जीन्स को कॉपी करना हर बार, हमेशा सेल डिवीजन तो चल ही रहा है, हर बार इन मिलियंस ऑफ जीन्स को, डीएनए को कॉपी करना एकदम एग्जैक्टली सेम मैनर में पॉसिबल है क्या? हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि हर बार कुछ ना कुछ, एक ही मॉलिक्यूल का सही लेकिन गलती हो जाता हो, राइट? तो जो नया वाला जो जो डीएनए का कॉपी बना, इसमें कुछ चेंज तो आ ही जाता होगा पहले से, राइट? मान लिया कि एक छोटा सा चेंज आ गया यहाँ पे, राइट? यानी कि ये जो डीएनए है ये पहले वाले से सेम नहीं रहा, ये थोड़ा सा अलग हो चुका है, राइट? पर ये चेंज इतना छोटा है, इतना स्मॉल है कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है, राइट? इन वेरिएशन तो हो गया है, तो एक बार ये डिवीजन हुआ, एक छोटा सा चेंज है, अब ये सेल जब अगली बार डिवाइड करेगा एक छोटा सा चेंज और आएगा, राइट? अगली बार फिर डिवाइड करेगा तो एक छोटा सा चेंज और आएगा, ऐसे करते 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 जो छोटे छोटे वेरिएशंस हैं, छोटे छोटे चेंजेस हैं, ये एक्यूमुलेट होते जाएंगे और एक समय आएगा कि वो जब एकदम ओरिजिनल वाले सेल से कंपेयर करोगे तो काफी अलग हो जाएगा। इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दिखेगा एक जनरेशन में, लेकिन ऐसा करते करते हो सकता है कि 1000 जनरेशन बाद, 1 मिलियन जनरेशन बाद चेंजेस दिखने लगे, राइट? क्योंकि बहुत सारे वेरिएशन एक्यूमुलेट कर रहे हो, राइट? तो इसी तरीके से बॉडी में चेंजेस आते हैं, बॉडी में फीचर्स बदलते हैं। अब अगर कोई बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया का सेल है, उसके तो बेचारा एक ही सेल का, एक ही छोटा है सा सेल है, तो उसमें ये चेंजेस ना ज्यादा जल्दी दिखने लगेंगे। वायरस बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है ना, अभी कोविड आया था तो देखा था इतने सारे वेरिएशन आ गए, कितनी कितने कम टाइम स्पैन में। रीजन, एक तो उसका साइज छोटा है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो उतना वास्ट नहीं है जितना कि ह्यूमन बींग्स का है, उसके पास उतने सारे जीन्स नहीं होंगे जितना हमारे सेल्स में होते हैं, राइट? तो इससे हो क्या रहा है कि उसका
एक वायरस में एक छोटा सा वेरिएशन आना और एक ह्यूमन सेल में छोटा सा वेरिएशन आना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। तो वायरस में जो है उस चेंज का इफेक्ट बहुत जल्दी पता चल जाएगा, जबकि ह्यूमन बींग्स या किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में वो चेंज बहुत लेट से पता चलेगा। इसीलिए ह्यूमन बींग्स में हमें वेरिएशन उतने जल्दी नहीं दिख पाते, राइट। बंदर से इंसान बनने में बोलते हैं ना कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गया, मिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट। लेकिन वायरस का म्यूटेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, रीजन उसका साइज छोटा है, उसका जीन छोटा है, तो एक छोटा सा चेंज भी हो सकता है कि एक बड़ा इफेक्ट काउज करे। लेकिन हम लोग का, अगर हम लोग में मान लिया कि एक बहुत छोटा सा वेरिएशन आ ही गया किसी डीएनए में, तो भी क्या ही फर्क पड़ता है। अगर मेरे हाथ के सेल में कोई ऐसा वेरिएशन आ गया, ये तो सोमैटिक सेल है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो मेरे तक ही रह जाएगा, राइट। अगले जनरेशन में ट्रांसफर तो नहीं होगा। अगले जनरेशन में ट्रांसफर होने के लिए जरूरी है कि वो गैमेट्स में वेरिएशन है, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ एक फंडा ये भी है कि जब वेरिएशन गैमेट्स में आएगा, यानी सेक्स सेल्स में आएगा, जो कि जाइगोट बनाने वाला है, तब वो वेरिएशन ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ट्रांसफर ही नहीं होगा, राइट। जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स है या गैमेट्स है, उनमें अगर कुछ चेंज है तब तो जाइगोट में वो चेंज ट्रांसफर होगा। अगर किसी दूसरे सेल में, सोमैटिक सेल में कुछ वेरिएशन आया तो क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो नहीं ट्रांसफर होने वाला, राइट। बात क्लियर हुई। तो वेरिएशंस दोनों में आते हैं, ए सेक्सुअल में भी, सेक्सुअल में भी। सेक्सुअल में क्यों आ रहे हैं? ड्यू टू एरर्स इन replication, right, which keep on accumulating, generation by generation। ठीक है, जो छोटे छोटे वेरिएशंस आ रहे हैं, ये एक्यूमुलेट होते जाएंगे और एक लार्जर स्पैन ऑफ टाइम में एक बड़ा इफेक्ट का, इसी तरीके से बॉडी में चेंजेस आते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हर जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंज आता है, पक्का। लेकिन हाँ, उससे कुछ इफेक्ट दिख ही जाए हमेशा, ये जरूरी नहीं, राइट। मोस्टली दिखेगा, लेकिन हर इफेक्ट हर बार दिखे ऐसा भी जरूरी, राइट। इतनी बातें क्लियर है। क्या होता है वेरिएशन? वेरिएशन कुछ नहीं है, जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस है, वो एरर की वजह से आ सकते हैं, मिक्सिंग की वजह से आ सकते हैं, जो कि सेक्सुअली में हो रहा है प्रोडक्शन में। दो गैमेट्स आके फ्यूज कर रहे हैं तो क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल का मिक्सअप हो रहा है ना, चेंजेस आना ही आना है। या कॉपिंग, डीएनए कॉपी करते समय कुछ एरर हो गया, तो भी वेरिएशन आ सकते हैं। अब ये वेरिएशन दो टाइप का हो सकता है कि ये बेनिफिशियल हो या हो सकता है डिट्रीमेंटल हो, मतलब लाभदायक हो, हानिकारक हो। अगर कोई वेरिएशन किसी ऑर्गेनिज्म को किसी तरीके से कोई बेनिफिट प्रोवाइड करता है, राइट, तो उसका बॉडी क्या करेगा ना, कोशिश करता है कि उस फीचर को रिटेन कर ले, ठीक है, तो अगले जनरेशन में ट्रांसफर कर दे। लेकिन अगर कोई डेट्रीमेंटल यानी कि नुकसानदायक, राइट, हार्मफुल कोई कुछ चेंज कर दिया बॉडी में, फिर बॉडी कोशिश करता है कि उसको आगे अगले जनरेशन में ट्रांसफर ना किया जाए, राइट। इसीलिए वही फीचर आगे ट्रांसफर होता है जो कि ऑर्गेनिज्म को और जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, जो उसे सरवाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर का एक बहुत फेमस लाइन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही सरवाइव करेगा सबसे फिट है, राइट। जेनेटिक्स इस बात से कंप्लीटली एग्री करता है, राइट। जो सबसे फिट है दैट विल सर्वाइव, जो फिट नहीं है वो धीरे धीरे एलिमिनेट होते जाएंगे, राइट। फिट मतलब ऐसा मस्क्यूलर फिटनेस नहीं, जेनेटिकली फिट होने चाहिए, राइट। आप जिस हैबिटाट में रह रहे हो, जिस सराउंडिंग में रह रहे हो, उसके हिसाब से आपका बॉडी अडेप्ट होना चाहिए, राइट। या कुछ उसमें अगर कुछ चेंज भी आया तो आपका बॉडी उस चेंज को कोप अप करने में कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ फिटनेस का मतलब, राइट। ठीक है, तो क्रोमोसोम समझ में आ गया, वेरिएशन समझ में आ गया, हेरिडिटी क्या है? इन्हीं का ट्रांसफर है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर। अलील्स क्या है? अलील्स एक ही क्रोमोसोम के ना दो फॉर्म होते हैं, राइट। एक ही क्रोमोसोम के, एक ही जीन के दो फॉर्म्स होते हैं, एक जीन के दो फॉर्म्स को हम लोग अलील्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आगे अगले वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। अब मान लिया कि कोई एक, पहले ट्रेट समझ लो, ट्रेट क्या होता है। ट्रेट का मतलब कोई भी फीचर, ठीक है, एनी बॉडी फीचर, एनी फीचर ऑफ योर बॉडी, ठीक है। आपके बॉडी का कोई सा भी फीचर को ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमारे बाल का रंग,
ठीक है, मेरा तो बाल उतना नहीं है पर जो भी है, इसका जो कलर है ये मेरा एक ट्रेट हुआ। किसी का ब्राउन होगा, किसी का ब्लॉन्ड होता है, किसी का ब्लैक वाइट है, कुछ भी हो, राइट। तो ये मेरा एक फीचर हुआ ना कि मेरा हेयर ब्लैक, राइट। प्लस और भी फीचर्स होते हैं, जैसे किसी किसी का ईयर देखोगे ना, ईयर लोब वो सेपरेटेड होता है, जैसे मेरा भी सेपरेटेड ही, किसी किसी का एकदम जुड़ा हुआ रहता है, राइट, दोनों साइड से ऐसा। ठीक है, तो ये जो सेपरेशन है और ये जो जुड़ा हुआ होना है, ये दो अलग अलग ट्रेट्स हैं जो कि एक इंसान में कोई एक ही पाया जाए। तो ये एक मेरा एक ट्रेट हुआ, राइट। तो हमारा बॉडी क्या है ना कि ऐसा ही कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स है, ऐसे हजारों ट्रेट्स हैं हमारे बॉडी, हजारों में से मैक्सिमम, तुम भी ह्यूमन हो मैं भी ह्यूमन हूँ, राइट। तो मैक्सिमम ट्रेड्स सेम मिलेंगे, हमारा जीन और मेरा जीन और आपका जीन मोर देन 99% सेम ही है, लेकिन वो जो 0.1 2 या 3 का जो डिफरेंस है वही मुझे यूनिक बनाता है और आपको यूनिक बनाता है, मुझे आपसे अलग करता है, राइट। तो ट्रेड्स क्या है, बॉडी का कोई सा भी फीचर, ठीक है, कोई सा भी फीचर, क्योंकि कैसा भी है तो वो अल्टीमेटली हमारे जीन्स की ही वजह से, राइट, उसको हम लोग ट्रेट बोलेंगे। हाइट हो गया, वेट हो गया, ठीक है, एवरीथिंग इज अ ट्रेट। अब तो ट्रेट्स में ये क्या होता है ना कि दो फॉर्म्स होते हैं, एक ही जीन का दो फॉर्म होता है, एक मदर साइड से आएगा, एक फादर साइड से आएगा, अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो, राइट। तो एक मदर साइड से एक जीन आ रहा है और एक फादर साइड से आ रहा है, इन्हीं को हम लोग अलील्स बोल रहे हैं। अलील जीन ही है, राइट, बस वो दो अलग अलग साइड से आ रहा है ना, उनको हम लोग अलील्स बोल रहे हैं, राइट। तो अब होता क्या है ना कि आ, जो जीन है या अलील है वो दो टाइप का हो सकता है, जैसे या ट्रेट्स दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो जाता है डोमिनेंट, एक को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट और दूसरे को बोलते हैं रेसेसिव, राइट। डोमिनेंट और रेसेसिव, डोमिनेंट नाम ही से समझ में आ रहा होगा, डोमिनेंट जो डोमिनेट करे, रेसेसिव मतलब जो डोमिनेट नहीं कर पाए। ठीक, कहने का मतलब कि एक जीन आया मदर साइड से, एक जीन आया फादर साइड ऑफ द सेम ट्रेट, मतलब लेट्स से जब अगले वीडियो में मेंडल का पी एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, ठीक है। तो पी एक्सपेरिमेंट में ना मेंडल ने क्या किया था कि पी प्लांट के हाइट को कंसिडर किया था, किस, तो यहाँ पे हाइट क्या है, उसका ट्रेट है जिसको कंसिडर करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, राइट। तो हाइट क्या हुआ, हाइट इज द ट्रेट, राइट, हाइट इज द ट्रेट इन दिस केस। अब इसके लिए जो जीन होता है, राइट, जीन, जो जीन उस पी प्लांट का हाइट डिसाइड करता है, उसको उन्होंने कैप टी से दिखाया, टी, अल्फाबेट टी, राइट। तो अब उनको, उन्हें पता चला कि ये दो टाइप का होगा, एक जीन जो कि टॉल प्लांट को सपोर्ट करेगा, मतलब टॉल प्लांट बनाएगा, और दूसरा जो शॉर्ट प्लांट बनाएगा। तो टॉल प्लांट वाले को उन्होंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, और शॉर्ट प्लांट वाले जीन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से, राइट। कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब कैपिटल टी जो है, यानी जो जो हाइट है, जो लॉन्ग टॉल हाइट है, वो इस केस में डोमिनेंट ट्रेट होता है, और जो शॉर्ट हाइट है वो रेसेसिव ट्रेट होता है। कहने का मतलब कि अगर ये वाला जीन प्रेजेंट है टॉल हाइट वाला, तो इसका कोई वैल्यू, राइट, इसका वैल्यू तभी है जब ये प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मदर साइड से कैपिटल टी आता है और फादर साइड से स्मॉल टी आता है, दिस विल लीड टू अ टॉल प्लांट। क्यों? क्योंकि ये वाला ट्रेट डोमिनेंट है और ये वाला ट्रेट रिसेसिव है। जब तक डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है, रिसेसिव का कोई मतलब नहीं, राइट। अगर दोनों डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी, तब तो पक्का टॉल ही होगा, दोनों का दोनों डोमिनेंट, राइट। शॉर्ट तभी होगा जब दोनों का दोनों जीन शॉर्ट ही वाला है, दोनों के दोनों अलील्स शॉर्ट ही वाले, तो इन्हीं को हम लोग अलील्स बोलते हैं। दोनों है क्या, जीन ही है, राइट, सेम ट्रेट के लिए है, हाइट के लिए, राइट, लेकिन उसके दो अलग अलग फॉर्म्स है ना, एक टॉल वाला एक शॉर्ट वाला, तो इसको फिर हम लोग अलील बोल रहे हैं, राइट। अब जैसे मेल और फीमेल है तो दोनों इंसान ही, अगर हम लोग ह्यूमंस के केस में बात करें तो, राइट, लेकिन एक मेल है और एक फीमेल, उसी तरीके से है जीन ही, एक टॉल हाइट के लिए और एक शॉर्ट हाइट के लिए। तो ये जो दो फॉर्म्स है जीन के, इन्हीं को हम लोग अलील्स बोलते हैं। एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। जब तक डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है, उसी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शो अप होगा अल्टीमेटली प्लांट, ठीक है, क्लियर है बात। तो जब इस केस में भी प्लांट टॉल होगा,
इस केस में भी प्लांट टॉल होगा, सिर्फ उसी केस में शॉर्ट होगा क्योंकि डोमिनेंट वाला है ही नहीं। अगर डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है तो साथ में कोई भी रहे, डोमिनेंट रहे चाहे रिसेसिव रहे, उसी का वैल्यू होगा। बात क्लियर हुई? समझ में आया? ये टर्म्स वेरिएशंस, क्रोमोसोम्स, एलील, ट्रेट्स, ये सारे एकदम बेसिक बेसिक टर्म्स हैं जो कि इस चैप्टर में आगे आपको हेल्प करने वाले, राइट? अगर ये सारे टर्म्स ठीक से समझ में नहीं है, डोंट वरी, वॉच दिस वीडियो अगेन, राइट? और फिर भी समझ में नहीं आया तो बुक पढ़ो, राइट? और इस चैप्टर के आने वाले वीडियोस को देखना, क्योंकि जैसे जैसे उन वीडियोस में इन टर्म्स का यूज देखोगे ना, चीजें क्लियर होती जाएंगी, राइट? चलो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम लोग यहाँ पे विराम लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एकदम मस्त मेंडल्स पी एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, जिंदगी में पहली बार पढ़ोगे शायद, राइट? अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मजेदार बात है, राइट? एकदम श्योरली पढ़ना, अच्छे से ध्यान से पढ़ना, मन लगा के पढ़ते रहो, राइट? एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।